हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे यूनिट 4.4 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। आपका ये जो है वो सीरीज चल रही है, जिसमें 4.3 मैंने आपको करवा दिया था। आज की क्लास में हम 4.4 पे बात कर रहे होंगे। इसमें आरपीडब्ल्यूडी और 2016 में आपका था, और एनईपी 2020 के अनुसार शुरुआती हस्तक्षेप में माता पिता, समुदाय, ईसी और अन्य हितधारकों की क्या भूमिका होती है, वो आपको जानना है। कि अगर हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यू 2016 में और एनईपी 2020 के अनुसार, जो शुरुआती हस्तक्षेप होता है, बच्चे का जो प्रारंभिक हस्तक्षेप जिसे आप कहते हैं, उस प्रारंभिक हस्तक्षेप में माता पिता की, समुदाय की, जो ईसीसी आपके कार्यक्रम होते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, कैसे ये बच्चे के हित के लिए काम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक बच्चे के विकास और सामाजिक भावनात्मक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए माता पिता को शुरुआती हस्तक्षेप सेवाओं में से एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका कारक के रूप में माना जाता है। कि एक बच्चे के कल्याण के लिए जो माता पिता होते हैं वो एक प्रमुख कारक होते हैं। अगर माता पिता सपोर्टिव हैं, माता पिता बच्चे के हित को ध्यान में रख करके क्रियाकलाप को करते हैं, तो उससे बच्चे का हितार्थ जो है वो हम निश्चित कर सकते हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में बच्चे के अंदर सामाजिक कौशलों को विकसित करने में, भावात्मक रूप से बच्चों को सुदृढ़ बनाने में, इन सभी कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो आपके फैमिली ही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अनुभवजन्य साक्ष्य के बढ़ते स्तर से प्रभावी विकास संबंधी हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण घटक के रूप में माता पिता की जो भागीदारी है उसकी पहचान की जाती है। और बच्चे के जो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास है उनके पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान जो है वो होता है। कि एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, तो बच्चा जब शुरुआत में विद्यालय जाता है, जो प्रारंभिक उसकी एजुकेशन होती है, उसी प्रारंभिक एजुकेशन में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, या हम कह सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इस शुरुआती समय में बहुत अच्छा होता है। आपने क्रिटिकल पीरियड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने ईयरली आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम मानते हैं कि जो ये शुरुआत का समय होता है बच्चे के लिए, जिसमें हम शीघ्र पहचान करते हैं, तो इसी समय पीरियड में शीघ्र हस्तक्षेप की क्रिया को जो है वो क्रियान्वयन करने में बच्चे के शुरुआती वर्षों के दौरान ही वो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो आपका निभाता है। अभिभावक की जो भागीदारी है वो कक्षा के बाहर शिक्षण को विस्तारित करने में जो है वो मदद करती है, और बच्चों के लिए अधिक सकारात्मक और अनुभव जो है वो पैदा करती है, और बच्चों को स्कूल में होने पर बेहतर प्रदर्शन करने में भी मदद करती है। एक जो पेरेंट्स होते हैं, उस पेरेंट्स की भागीदारी, बच्चे ने क्लासरूम के अंदर जो ज्ञान सीखा है, या बच्चे ने विद्यालयी वातावरण के अंदर जो भी ज्ञान कौशल सीखे हैं, उनको उन कौशलों को और अधिक विस्तार देने में, कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे को अगर जो है वो विद्यालय में जोड़ का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, तो बार बार माता पिता घरेलू चीज़ों के माध्यम से, आप लोगों ने यमारियम पढ़ा होगा, जो भी एसआई के बच्चे हैं वो सभी यमारियम के बारे में जानते होंगे, जिसे हम मैटरनल रेफरेंस मेथड कहते हैं, मातृ चिंतनशील विधि कहते हैं। तो इस मातृ चिंतनशील विधि में माँ के द्वारा ही बच्चों को वो जो स्कूली कॉन्सेप्ट होता है, या जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, ऐसे बच्चों को जो है वो प्यार सौहार्द के तरीके से सिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को क्रियाकलाप करने में बच्चे ने जो चीज़ें सीखा है उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने में, बच्चे के उस स्कूली ज्ञान को बाहर की दुनिया के साथ विस्तारित करने में जो पेरेंट्स होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे के अंदर एक सकारात्मक अनुभवों को पैदा करने में, बच्चे के अंदर की हीन भावना को कम करके, बच्चे को बहुत अधिक मोटिवेट करके उसको अधिक से अधिक कामों को करवाने में माता पिता उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बच्चे का जो स्कूली प्रदर्शन होता है वो माता पिता के सहयोग से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो एक महत्वपूर्ण कारक आपका होता है वो फैमिली होता है। फैमिली एक महत्वपूर्ण इसके होल्डर के रूप में जो है वो हमारे सामने आता है प्रारंभिक हस्तक्षेप के दौरान। बचपन की प्रारंभिक शिक्षा में माता पिता की भागीदारी उन अनुभवों को बढ़ा सकती है जो कक्षा में, घर में होने वाली वास्तविक दुनिया की गतिविधियों में होती है। कि बच्चे की प्रारंभिक जो हम एजुकेशन देते हैं, उस प्रारंभिक एजुकेशन के दौरान अगर माता पिता का सही सपोर्ट बच्चों को मिलता है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं।
एक माता-पिता जो समझते हैं कि उनका बच्चा पूर्व स्कूलीय पर क्या काम कर रहा है, उनके पास अपने बच्चे की योग्यता की बेहतर समझ है और आत्मविश्वास और क्षमता में सुधार के लिए उन्हें अलग-अलग क्षेत्र में काम करने की जो है वो आवश्यकता होती है। तो एक माता-पिता के लिए अपने बच्चे के प्रारंभिक जो समय है, उस प्रारंभिक समय में उनका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपोर्ट करने के माध्यम से वो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, बच्चे को एक बेहतर सीखने का माहौल बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे की स्कूली जो क्षमताएँ हैं, उन स्कूली क्षमताओं को वो बेहतर ढंग से जो है वो बढ़ाने में भी, अब स्कूलीय जो ज्ञान है, जो बच्चे ने स्कूल के अंदर सीखा है, उसको बाहरी दुनिया के साथ कैसे क्रियान्वयन करना है। जैसे बच्चे ने जोड़ का कॉन्सेप्ट सीखा था विद्यालय से, कैसे उसको वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकता है। इन सब चीज़ों को वो बेहतर तरीके से करने में जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमें एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। वहीं प्रारंभिक हस्तक्षेप में अगर हम एक फैमिली की भूमिकाओं की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक बच्चे को उसके परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो 6-7 घंटे रह रहा होगा, ये छोटा बच्चा है तो 5 घंटे 4 घंटे ही मैक्सिमम रहता होगा, लेकिन वो अपने घर पे बहुत मैक्सिमम टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही जो है वो बिताता है। तो जितना अच्छे से बच्चे का उसका परिवार उसको समझ सकता है, उतना बेहतरीन ढंग से उसको उस बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। और एक माता पिता के रूप में आप उसके रोने, उसके गिड़गिड़ाने, मतलब उसके मूड, उसका क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, ठीक है, बच्चे की क्या योग्यताएं हैं, क्या बच्चे की कमियां हैं, इन सब चीज़ों को फैमिली मेम्बर्स के अलावा, उसके पेरेंट्स के अलावा और कोई जो है वो बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है। और प्रारंभिक हस्तक्षेप टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य जो है वो अधिकांश हस्तक्षेप में जो है वो सहायता कर सकते हैं। मतलब प्रारंभिक हस्तक्षेप में इसीलिए क्योंकि एक बच्चे को बेहतर तरीके से उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली के अलावा दूसरा व्यक्ति उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है जितना उसके पेरेंट्स समझते हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो बच्चे के हर एक स्तर को जो है वो सुधारने में मदद कर सकते हैं। बच्चे के बारे में अधिक जानकारी जो है वो साझा करें। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को बच्चे से संबंधित जो अधिक से अधिक कारक हैं, मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ कि बच्चे का क्या योग्यताएँ हैं, बच्चा कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, क्या चीज़ें सीखने में बच्चे में कमियाँ हैं, बच्चे की कौन सी डिसेबिलिटी का क्या स्तर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो टीचर्स हैं उनके साथ, या जो भी बच्चे के प्रारंभिक हस्तक्षेप करता हैं, तो उन सभी के साथ खुल करके एक टीचर को या पेरेंट्स को जो है वो शेयर करना चाहिए, ताकि बच्चे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके और उसके लिए योजनाएं बनाना जो है वो आसान हो सके। नव कौशल जो है वो आजमाने के जो है वो अवसर प्रदान करें। आप बच्चे को रोज़मर्रा के दौरान नए कौशल सीखने और अभ्यास करने की जो है वो अवसरों की व्यवस्था करें, जैसे कि उसकी दिनचर्या में ड्रेसिंग, भोजन, डायपर परिवर्तन आदि। तो इसमें ये कहा गया है कि हमें, जब छोटे बच्चे हैं, जब हम प्रारंभिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को अलग अलग तरह के जो कौशल्स हैं उन कौशलों को सिखाने में भी अपनी मदद करें। बच्चे को अलग अलग तरह के कौशल को सीखने का जो है वो पूरी तरह से उनको मौका दें। अलग अलग तरह की खेल गतिविधियों में बच्चों को संलग्न करें, जिससे बच्चे का ग्रॉस एंड फाइन मोटर जो स्किल्स है वो बच्चे डेवलप कर सके और एक बेहतर इन्वायरमेंट बच्चों को सीखने के लिए भी मिल सके। टीम के अस्थायी आय, मतलब जो आपका आईपी है, उन आईपी के बनाने में, उसकी योजनाओं को विकसित करने में जो है वो मदद करनी चाहिए जो फैमिली मेम्बर है। बच्चे को अधिक से अधिक जो है वो गतिविधियों में जो पार्टिसिपेट करने का उनको अवसर देना चाहिए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद जो है वो रखना चाहिए। जो भी प्रारंभिक हस्तक्षेप में अगर बच्चा है और माता पिता को अपनी भूमिका, अगर माता पिता चाहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी भूमिकाओं को निभाएं, तो ऐसे में बच्चे को अधिक से अधिक एक खुशनुमा जो माहौल है वो देना चाहिए, उन्हें सीखने का बेहतर ऑफर देना चाहिए। और जो उसके अदर्स इसके होल्डर्स हैं जो बच्चे की प्रारंभिक हस्तक्षेप में मदद कर रहे हैं, उन सभी के साथ बच्चे से संबंधित जो जानकारियां हैं वो सारी जो है वो डिटेल में जो है वो एक दूसरे के साथ साझा जो है वो करना चाहिए। इससे हम प्रारंभिक हस्तक्षेप को बहुत बेहतर जो है वो बना सकते हैं।
वहीं अगर हम सामुदायिक हितधारक की बात करते हैं, मतलब जो समुदाय के लोग हैं वो समुदाय के लोगों की क्या भूमिका होती है प्रारंभिक हस्तक्षेप में, कैसे वो एक बेहतर स्टेक होल्डर्स के रूप में बच्चे की प्रारंभिक हस्तक्षेप में मदद कर सकते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो समुदाय में विभिन्न लोग, समूह और संगठन जो है वो शामिल होता है। मतलब एक समुदाय जो होता है वो उन्हीं जैसे लोगों के जो है जिनका समान लगभग कल्चर्स होते हैं और बहुत सारे लोगों का ये एक समूह, एक संगठन आपका होता है, एक समुदाय, जिसमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो CBR मतलब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, आप फैमिली एंड कम्युनिटी में इन टॉपिक को पढ़ेंगे, जहाँ पे CBR, आप इसका फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा गया है कि CBR का फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कहते हैं, समुदाय आधारित कार्यक्रम कहते हैं। तो ऐसे समुदाय आधारित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में समुदाय के, संगठन के जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका होती है। इसमें विकलांग लोग, उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी, दोस्त, स्कूली छात्र एवं स्वयं सहायता समूह, विकलांग लोगों के संगठन, स्थानीय अधिकारी जो हैं वो शामिल होते हैं। मतलब जो CBR होता है या सामुदायिक हितधारक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विकलांग लोग हो सकते हैं या उनके परिवार के, उनके आस पड़ोस के जो दोस्त, उनके दोस्त रिश्तेदार हैं, ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विकलांग लोगों के जो संगठन है या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, तो वो सभी सामुदायिक हितधारक के अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें उनकी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का सारांश भी जो है वो शामिल होता है। प्रत्येक समुदाय के भीतर कुछ हितधारक दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं और जो अलग अलग जो है मुद्दों के बारे में निर्णय लेने की अधिक शक्ति रखते हैं, जो समुदाय की चिंता करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समुदाय की चिंता करते हैं और समुदाय के अधिक से अधिक लोगों के हितार्थ के बारे में जो है वो सोचते हैं। वहीं पे अगर हम शीघ्र हस्तक्षेप में एक विशेष शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो इससे समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षकों ने हमेशा एक उत्प्रेरक की तरह जो है वो भूमिका निभाई है और मानवता ने हमेशा शिक्षकों के समाज के लिए एक वरदान माना है। देखिए, जो शिक्षकगण होते हैं वो हर एक समुदाय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में होते हैं। शिक्षक, अगर एक बेहतर, हमें किसी देश का निर्माण करना है तो वहाँ के अगर हम शिक्षकों को बेहतर कर देंगे तो एक बेहतर देश का निर्माण भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो मानवता के लिए जो शिक्षक होते हैं वो समाज के लिए एक वरदान के स्वरूप होते हैं, क्योंकि वो बच्चे को एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह केवल एक शिक्षक हैं जो अपनी बुद्धि, धैर्य और बुद्धि का उपयोग करके न केवल विद्यार्थी की बुद्धि और योग्यता को चमकाने का प्रयास करता है, बल्कि शिक्षक एक बहुआयामी आकार और व्यक्तित्व देने के लिए भी जो है वो कदम उठाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक जो होता है वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से एक बच्चे को सही पथ पर जो है वो लाने का प्रयास करता है और हर तरफ से बच्चे का जो विकास है वो करता है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा अपनी जाति, धर्म, पंथ, लिंग और स्थान के बावजूद प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्राप्त करें। जितने भी, जैसे वो ये हो गया आपका सर्व शिक्षा अभियान हो गया, RT हो गया, NEP 2020 हो गया, तो सभी यही बात करते हैं कि हमें हर एक बच्चे का विकास करना है और हर एक बच्चे को उसकी धर्म, उसकी जाति, उसकी लिंग, उसके रहने के स्थान, इन सब को बिना ध्यान दिए हमें हर एक प्रकार के बच्चे के लिए एक प्रॉपर जो एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसका हमें प्रबंध करना है। और एजुकेशन प्राप्त करना हर एक बच्चे की अधिकार है, उसका एक मौलिक अधिकार भी है। तो हमें हर एक बच्चे के अधिकार को जो है वो सुनिश्चित करना है और सभी बच्चों को जो है वो एजुकेशन दिलानी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि हर एक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए हैं। समय समय पर अलग अलग तरह की योजनाएं जो है वो लाई जाती हैं ताकि हर एक बच्चा सीख सके और समावेशी शिक्षा उनमें से एक है जो विकलांग बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा में लाती है। तो इसी में आपका पहले विशेष शिक्षा आया, विशेष शिक्षा से फिर एकीकृत आया, एकीकृत समावेशी आया, समय समय पर बदलाव होता रहता है और अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो शिक्षा है वो दी जा सके और बच्चा समाज के साथ जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और इस प्रयास को अगर हम बात करते हैं तो संसाधन कक्ष, गृह आधारित शिक्षा, विशेष स्कूलों के प्रावधान द्वारा जो है वो समर्थित किया जाता है। देखिए, क्या उद्देश्य क्या है, बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर बेहतर से बेहतर शिक्षा जो है वो दिलवाना और इसके लिए जो रिसोर्स रूम हो गए, विशेष शिक्षक हो गए, समावेशी शिक्षा हो गई, इन सब के माध्यम से जो है वो प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण की जो है वो
योजनाएं जो है वो समय समय पर तैयार की जाती हैं, जहां शिक्षकों के अलावा विशेष शिक्षक जो है वो शामिल होते हैं। और ये विशेष शिक्षक क्या होते हैं कि विशेष शिक्षक ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियों की बात करते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक स्पेशल एजुकेटर्स की। तो विशेष शिक्षक जो पेशेवर होते हैं अपने प्रत्येक छात्र के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसे आप आईपी कहते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने में, उसको बेहतर तरीके से उसको बनाने में एक जो आपका विशेष शिक्षक होता है वो जिम्मेदार होता है। आईपी एक दस्तावेज होता है जो प्रत्येक विकलांग छात्र के लिए दस्तावेज, चिकित्सा मुद्दों, आवास और शैक्षिक लक्ष्यों को जो है वो निर्दिष्ट करता है। तो आईपी क्या होता है? बच्चे से संबंधित ही लेखा जोखा होता है, जिसमें हम बच्चे के क्रमबद्ध विवरण को जो है वो इंकित करते हैं। और एक विशिष्ट आईपी एक विशेष छात्र के साथ काम करने वाले सभी शिक्षा पेशेवरों को जो है वो सूचित कर सकता है कि छात्र में पास मध्यम आत्म केंद्रित है, एक अलग क्षेत्र में अतिरिक्त परीक्षण समय की आवश्यकता है, साथ ही दिन के दौरान अलग थलग है और छात्र का लक्ष्य आत्म पृथक सदस्यों की सीमित है। इन चीज़ों को समझने के लिए आप ये समझ लें कि जो आईपी होता है वो एक बच्चे के क्रमबद्ध विवरण होता है एक बच्चे का, कि बच्चा पहले कैसा था अब कैसा है। तो ये जो बच्चे का क्रमबद्ध विवरण होता है, इसको बनाने के लिए जो टीचर होता है, जो विशेष शिक्षक होते हैं, वो महत्वपूर्ण रूप से आपके जिम्मेदार होते हैं। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपकी जो है वो बताई जाएंगी। और एक विशेष शिक्षक क्या करता है, क्या उसके कार्य होते हैं, वो आप ज़रूर जानते रहिएगा। आपसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बना हुआ है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था जो आपका पेपर्स हुए थे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक विशेष शिक्षक क्या क्या काम करता है। तो एक विशेष शिक्षक उन छात्रों के साथ काम करता है जिनके पास विशेष आवश्यकताएं और विकलांग छात्रों की एक विशिष्ट श्रृंखला जो है वो होती है। मतलब जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, आप सब जानते हैं, आप इस कोर्स में हैं तो आपको भी पता है कि एक स्पेशल एजुकेटर के क्या काम होंगे। तो जो दिव्यांग बच्चे होंगे, मतलब जो सामान्य लोगों से अलग थलग बच्चे होंगे, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का जो है वो काम करता है। और ऐसे बच्चों के साथ काम जो करते हैं वो आपके स्पेशल एजुकेटर कहलाते हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाते हैं और उन गतिविधियों को जो है वो असाइन करते हैं जो प्रत्येक छात्र की क्षमताओं और ज़रूरतों के लिए विशिष्ट हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN चाइल्ड है, ऐसे CWSN चाइल्ड के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना और बच्चे की क्षमताओं को, बच्चे की योग्यताओं को बेहतर से बेहतर तरीके से उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, इसके लिए जो है वो काम करते हैं। विशेष शिक्षक प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक और सामाजिक और व्यवहारिक विकास में खुद को शामिल करते हैं। देखिए, हर एक टीचर को वो विशेष होगा या सामान्य होगा। एक विशेष शिक्षक जो होता है आपका, वो बच्चे की विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों को प्रत्येक व्यक्तिगत छात्र के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो विकसित करने में सहायता करते हैं और इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के छात्र के लिए व्यक्तिगत लक्ष्यों को विकसित करने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए आईपी जो है वो तैयार किया जाता है। विशेष शिक्षक बच्चे के माता पिता, समान शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों के साथ आईपी के लिए आगे बढ़ते हैं। वे माता पिता के साथ बहुत निकटता के साथ जो है वो काम करते हैं। मतलब जो विशेष शिक्षक होते हैं वो माता पिता से उनका जुड़ाव ज़्यादा रहता है, ताकि जो आपके माता पिता हैं, आपने पीछे पढ़ा कि माता पिता एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स के रूप में काम करते हैं। तो माता पिता के माध्यम से एक बेहतर तरीके से जानकारियाँ एकत्रित जो है वो की जाती है। इसके लिए विशेष शिक्षक माता पिता से जो है वो जुड़े रहते हैं ताकि वे प्रगति पर आहतन रहें और घर में सीखने को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें जो है वो कर सके, कि इसलिए उनका जुड़ाव उनके साथ ज़्यादा रहता है। क्योंकि CWSN चाइल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करना पड़ता है, ताकि माता पिता भी अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा सके, स्कूल में सिखाए गए कामों को वो घर पर भी सक्रिय रूप से बच्चे से करवा सके। इसके लिए जो विशेष शिक्षक रहते हैं वो माता पिता से जो है वो सिफारिशें करते हैं। सिफारिशें करने का मतलब है वो उनको चीज़ों को समझाते हैं ताकि बच्चे का बेहतर डेवलपमेंट हो सके। एक विशेष शिक्षक की नौकरी के एक बड़े हिस्से में बच्चे की भलाई में जो है शामिल उन लोगों के साथ संवाद और समन्वय करना शामिल है, जिसमें माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक, शारीरिक चिकित्सक, स्कूल प्रशासक और अन्य लोग जो हैं वो
शामिल होते हैं। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि एक विशेष शिक्षक का काम क्या होता है कि बच्चे की बेहतरी के लिए पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना, बच्चे उन पाठ्यक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए माता पिता के साथ या समुदाय के जो भी व्यक्ति बच्चे के हितकारक हो सकते हैं इसके होल्डर्स के रूप में काम कर सकते हैं, उन सभी के लिए जो होता है वो उनके साथ समन्वय स्थापित करके बच्चे के विकास के लिए उनको एक सही डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे के डेवलपमेंट में आप लोग भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करने में एक विशेष शिक्षक की एक अहम भूमिका जो है वो आपकी होती है। बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा संवेदन कौशल है उसको विकसित करना एक महत्वपूर्ण काम होता है। सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों में परिचित होना एक प्लस होता है और एक उत्साहजनक व्यक्तित्व के साथ साथ रचनात्मक और लचीला होने की क्षमता एक विशेष शिक्षक के लिए सबसे महान गुण होता है कि क्योंकि देखिए ऐसे बच्चे जो CWSN बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के साथ बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। कभी कभी ये बच्चे आक्रामकता भी जो है वो दिखाने लगते हैं, तो बहुत उत्साहजनक तरीके से एक चेहरे पर मुस्कान लिए, ठीक है, एक शिक्षक को अंदर कितनी तकलीफ़ें हैं वो उसको नहीं दिखाता है, बट अपने बच्चों के सामने जब भी वो आता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आपको देखने को मिलती है। भले ही निजी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन जब वो बच्चों के सामने होता है तो हंसता खेलता हुआ, जैसे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उन बच्चों के साथ भी वो हंसता खेलता हुआ जो है वो हमेशा नज़र आता है। रचनात्मकता, लचीलापन, धैर्य, ये सभी विशेष शिक्षक के एक महत्वपूर्ण जो है वो आपके गुण होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम ECE के बारे में जानेंगे, जिसे हम ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं या ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। ठीक है, ये ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है, इसके बारे में जानेंगे। हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल इसको हम कहते हैं। इसकी क्या भूमिका होती है इसके बारे में समझेंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और जो आपका ECC है, पूर्व स्कूली चाइल्ड और केयर प्रदान के किसी भी प्रकार यानी सार्वजनिक, निजी या स्वैच्छिक को जो है वो संदर्भित करता है, जो एक राष्ट्रीय नियामक ढांचे के जो है वो अधीन होता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं उन बच्चों के लिए है जो विकासात्मक देरी के लिए जोखिम में हैं। आप जानते हैं, आपने ऊपर ही पढ़ा है कि जो प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है वो ऐसे बच्चों के लिए होता है जो आपके जिनको किसी न किसी प्रकार के उनके डेवलपमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए होता है। और जिन बच्चों के विकास में देरी हुई है या जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र में ऐसी स्थितियां हैं तो विकास से संबंधित, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप होता है। और ECC के माध्यम से ऐसे बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप में बच्चे के पोषण से संबंधित उनको एक बेहतर देखभाल जो है वो दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हर एक तबके के बच्चों को, चाहे उम्र, जात, लिंग, धर्म, इन सब को देखे बिना, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी प्रकार के बच्चे के लिए देखभाल, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना ECC का जो है वो आपका काम होता है, जो कि एक राष्ट्रीय नियामक ढांचे के अधीन है आपका। तो जो आपका पूर्व स्कूलिंग में प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है, जैसे जो पूर्व स्कूलिंग होता है प्री स्कूल बच्चे का होता है, तो इस प्री स्कूल एज में बच्चे को एक मतलब एक बेहतर तरीके के स्वास्थ्य संबंधित जो पोषण है वो बच्चे को प्रदान करना, बच्चे की शारीरिक गतिविधियों को बेहतर से बेहतर संवर्धित करना जो है वो इसका काम होता है ECC का। ECC शिक्षक बच्चों के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय वातावरण का निर्माण जो है वो करता है कि बच्चा एक बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सीख सके, ये इसकी भूमिका होती है। ECC शिक्षकों की सक्रिय भूमिका और खेल के मैदानों पर बच्चों की शारीरिक गतिविधि का जो है मूल्यांकन किया जाता है। स्वास्थ्य, भोजन, शारीरिक गतिविधि के संबंध में माता पिता के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। चलिए 4.5 देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो अभी तक आपने हमारे साथ प्रारंभिक हस्तक्षेप पढ़ा था। अब हम प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल्स पे बात करते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप के कितने मॉडल्स होते हैं उनको हम देखेंगे। आपसे पिछली बार ही इन पे क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक हस्तक्षेप का मॉडल नहीं है, तो ध्यान से आप इनको देखिएगा। उसमें एक विद्यालय मॉडल दिया गया था, जो कि विद्यालय मॉडल कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 ही आपके होते हैं। एक घर आधारित होता है, मतलब गृह आधारित कहते हैं आप, होम बेस्ड आप रिहेबिलिटेशन कहते हैं।
उसके बाद आपका अस्पताल आधारित होता है, वहीं पे गृह आधारित होता है, केंद्र आधारित होता है और जो आपका जो होता है वो मिश्रित होता है। तो ये आपके कुछ होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके हम सारी चीज़ों के मॉडल्स पे बात कर रहे होंगे। तो क्या होता है आपका प्रारंभिक हस्तक्षेप? आपने देखा है कि जो शुरुआती हस्तक्षेप होता है वो बच्चे के प्रारंभिक वर्षों के दौरान पहचान करने के बाद बच्चे को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों के सामाजिक और भावात्मक कौशल को बेहतर बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो है वो हम प्रारंभिक हस्तक्षेप जो सेवाएँ हैं वो हम करते हैं, ताकि बच्चे के लिए एक बेहतर तरीके का एजुकेशन योजनाएँ जो है वो हम बना सकें और बच्चे का डेवलपमेंट में हम 100% अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। इसके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है वो किया जाता है। इसको प्रारंभिक हस्तक्षेप बच्चों को प्रदान करने के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें आपका मतलब घर आधारित हस्तक्षेप मॉडल आता है, इसे हम गृह आधारित भी कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में गृह आधारित ही ज़्यादा देखने को मिलता है, होम बेस्ड इसको हम बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है ये इसको समझेंगे। तो घर आधारित हस्तक्षेप में बच्चे के माता पिता या अन्य प्राथमिक देखभालकर्ताओं और परिवार के अन्य सदस्यों का साथ जो है वो किया जाता है। इसमें चाइल्ड फर्स्ट हस्तक्षेप हाई रिस्क वाले बच्चों को पहले जो है वो संबोधित करता है। तो देखिए, बुक्स की भाषा को छोड़ करके आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है गृह आधारित मॉडल। तो गृह आधारित मॉडल होता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा गंभीर बच्चे हैं, मतलब जिनकी डिसेबिलिटी का स्तर थोड़ा ज़्यादा है, जो केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, मतलब कहीं जा करके अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षक क्या करते हैं, उनके घर पर ही आ जाएंगे, या ऑडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो भी है, जो बच्चे के इसके होल्डर्स के रूप में काम कर सकते हैं, तो वो सभी लोग क्या करते हैं, बच्चे के घर पर आकर के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो बच्चे के घर पर रह करके उसको सुविधाएं प्रदान करना ही आपका गृह आधारित मॉडल जो है वो कहलाता है। यही ध्यान रखिएगा, गृह आधारित मतलब घर आधारित होगा, जहाँ पर घर पे ही बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो गंभीर डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चों को घर पर ही सुविधाएँ जो है वो दी जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सारी आपको बताई जाएंगी, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर उसको हम थोड़ा सा छोड़ कर भी चलेंगे। उसके बाद केंद्र आधारित आपका मॉडल होता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां माता पिता बच्चे विकलांग वाले बच्चे को एक केंद्र में ले जाते हैं, जहां बच्चे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और केंद्र में विशेषज्ञों के एक समूह सहित जो है वो एक चिकित्सक, आइडियोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, भाषण चिकित्सक जो है वो आपके होते हैं। तो जैसे आपने गृह आधारित अभी पढ़ा कि घर पर ही बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही केंद्र आधारित होता है, जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा मतलब बच्चे की डिसेबिलिटी का स्तर थोड़ा कम होता है, और बच्चे को क्या किया जाता है, किसी केंद्र पर ले जा करके उसको सुविधाएँ जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। इस मॉडल में परिवार की नैतिक सेटिंग में अपने शिशुओं या बच्चों के साथ केंद्रों में बुलाया जाता है, जहां पेशेवर और पैरा पेशेवर द्वारा उचित सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती हैं। तो वही बातें इसमें कही गई हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे के निदान के लिए, बच्चों को प्रॉपर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को उसके माता पिता के साथ केंद्र पर ही बुला लेते हैं, और केंद्र पर ही उसको सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं, देखिए गृह आधारित की अगर हम हानियों की बात करते हैं, तो गृह आधारित में क्या हानि होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई डॉक्टर है तो वो अगर किसी बच्चे का इलाज करने जा रहा है तो वो अपने सारे उपकरणों को, सारी मशीनों को बच्चे के इलाज के लिए ले जाएगा। नहीं, कुछ ही को ले जा सकता है, मतलब कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे उन्हीं को बच्चे के साथ ले जा सकता है। ठीक है, तो ये जो गृह आधारित मॉडल होता है, इसमें बच्चे को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उसे केंद्र पर जा करके दी जा सकती हैं। ठीक है, तो यही इसमें एक बड़ी जो है समस्या देखने को मिलती है, और इसी का लाभ जो है वो केंद्र आधारित में आपको मिल जाता है। कि केंद्र आधारित में क्या होता है कि बच्चे को सही तरह की जो सुविधाएं हैं बच्चों को सीधे पहुंचाई जा सकती हैं, किसी बड़ी मशीन के संपर्क में भी बच्चे को सीधे लाया जा सकता है, उसके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर जो तरीके हैं वो खोजा जा सकता है। लेकिन गृह आधारित में सीमित तरीके होते हैं, उन्हीं सीमित तरीकों के माध्यम से इलाज जो है वो किया जाता है बच्चे का।
लेकिन बेनिफिट क्या होता है कि गृह आधारित में पेरेंट्स को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है और समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है, घर पर ही आकर इलाज हो जाता है, बच्चे को ज़्यादा परेशानियाँ भी बच्चे को भी नहीं होगी, पेरेंट्स को भी नहीं होगी। लेकिन वहीं पर केंद्र आधारित में क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को ले आना ले जाना, पैसे का भी खर्चा, किराया खर्चा, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं आपके केंद्र आधारित में, तो केंद्र आधारित में क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए कोई केंद्र बनाया गया है तो उस केंद्र में सारी सुविधाएं भी की गई होंगी, तो उन सारी सुविधाओं का लाभ बच्चे को मिल जाता है। तो ये सारी सुविधाओं का लाभ मिल जाता है। चिकित्सीय और चिकित्सा जैसी कुछ सेवाएं घर पर नहीं दी जा सकती हैं और इसलिए ज़रूरी उपकरण खरीदने के लिए माता पिता पर जो है वो वित्तीय बोझ पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो नहीं ला सकते हैं तो बच्चे का इलाज तो करना ही है, तो माता पिता के ऊपर ही उसका बोझ जाएगा कि उनसे कहा जाए कि ठीक है आप ये इंस्ट्रूमेंट मंगाइए, इससे आपके बच्चे का बेहतर इलाज हो सकता है। तो ये खर्चा थोड़ा सा जो है इसमें बढ़ जाएगा। माता पिता की यात्राओं का कार्यक्रम प्रदान किया जा सकता है, जो दैनिक, वैकल्पिक दिन, साप्ताहिक दिन, द्विसाप्ताहिक हो सकता है और यात्राओं के बाद माता पिता केंद्र पर तक पहुँचते हैं और सेवाओं का जो है वो लाभ लेते हैं। तो फ़ायदे के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी इसका होता है। पढ़िएगा आप एक बार इसको, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि गृह आधारित में घर पर ही इलाज होता है, केंद्र आधारित में केंद्र पर जाकर के इलाज होता है। गृह आधारित में माता पिता को थोड़ी सा बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वहीं केंद्र आधारित पर माता पिता को थोड़ा सा लाभ जो है वो लॉस होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो केंद्र आधारित थोड़ा ज़्यादा सूटेबल पड़ता है लेकिन गृह आधारित भी कम नहीं है, दोनों की भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दे रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि कुछ छोड़ा जा रहा है। जो छोड़ा जा रहा है इसका मतलब है बहुत इजी है और उसे आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए तीसरा मॉडल देखते हैं। तीसरा आपका है अस्पताल आधारित मॉडल। नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इन चीज़ों को जो छोड़ दिए गए हैं उन पेजेस को आप पढ़ लीजिएगा, वह बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। और सारी चीज़ों को अभी नहीं कवर कराया जा सकता है क्योंकि टाइम की भी थोड़ी सी जो है लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है जो छोड़ दी जा रही हैं और इम्पोर्टेंट अगर बताया जा रहा है कि हाँ कर लीजिएगा तो फिर आप कर लीजिएगा उसको। अस्पताल आधारित मॉडल में अगर हम बात करते हैं तो इस मॉडल में परिवारों को अपने शिशुओं या बच्चों के साथ अस्पतालों में बुलाया जाता है, जहां डॉक्टर और पेशेवर और अन्य पेशेवरों के समूह द्वारा जो है वो सुविधाएं आपके प्रदान की जाती हैं। मतलब जैसे केंद्र आधारित होता है उसी प्रकार का अस्पताल आधारित होता है। केंद्र और अस्पताल में बस इतना सा अंतर होता है कि जैसे मान लीजिए ये बच्चे का गाँव है और इसी बच्चे के गाँव में अलग अलग घर हैं और इन्हीं के बीच में कोई एक जगह चूज करके वहाँ पर एक केंद्र बना दिया जाएगा कि हाँ ये दिव्यांग बच्चों के इलाज के लिए है। वहीं अस्पताल आधारित की बात करते हैं तो ये एक बड़े पैमाने पर होता है जहाँ पे बच्चे का इलाज होता है। केंद्र एक छोटे पैमाने पर होता है, वहीं अस्पताल एक बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। तो दोनों में यही छोटा सा डिफरेंस होता है। केंद्र आधारित में बच्चों को बुलाया जाता है पेरेंट्स के साथ और अस्पताल आधारित में बुलाया जाता है, लेकिन केंद्र जो होता है जैसे कैंप लगा करके इलाज किया जाता है तो वो केंद्र आधारित होता है। कोई भी एक सेंटर कहीं भी बना दिया जाएगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे, कहीं आज यहाँ बनाया गया कल वहाँ बनाया गया, तो जिससे प्रॉपर तरीके से बच्चे का इलाज हो जाता है थोड़ी ही दूर पे। लेकिन अस्पताल आधारित क्या होता है कि प्रॉपर एक स्टेबल जगह पे अस्पताल में ही जाकर के बच्चे का इलाज संभव हो पाता है, तो वो आपका अस्पताल आधारित होता है। अस्पताल आधारित हस्तक्षेप में विशेष टीम, व्यापक सेवाएं, मामला प्रबंधन, सेवाओं का समन्वय, निगरानी, प्रत्यक्ष देखभाल और शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें उसको बेहतर मिल जाती हैं। देखिए अस्पताल आधारित जो है वो केंद्र आधारित से भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन केंद्र आधारित भी ठीक है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी सी नज़दीक में ही उसको सुविधाएँ मिल जाती हैं। नहीं, अस्पताल आधारित में परिवहन की भी असुविधा रहती है और इसका खर्चा भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ सुविधाएँ अच्छी मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक चौथा मॉडल आता है जिसे हम संयुक्त मॉडल कहते हैं, जो सभी का मिला जुला रूप होता है। कभी ज़रूरत पड़ने पर जो चिकित्सक होंगे, मतलब जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होंगे वो घर पर भी आ जाएंगे और कभी कभार वो बच्चे को भी बुला लेंगे। तो जिसमें गृह आधारित और केंद्र आधारित दोनों ही रणनीतियों का संयोजन होता है, उसे हम संयुक्त मॉडल जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये अच्छा होता है आपका, अगर बच्चा नहीं आ पा रहा है किसी रीजन की वजह से तो डॉक्टर ही चले जाएंगे बच्चे के घर, और अगर बच्चा चला जा रहा
रहा है तो फिर बच्चे को ही बुला लेंगे। तो इस तरह से एक मिला जुला संयोजन जो है वो देखने को आपको मिलता है संयुक्त मॉडल में। तो ये 4 मॉडल हैं, चारों का नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा कर मान के चलिएगा कि ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत, मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि अगर आप ये एक टॉपिक कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर तो एटलीस्ट वैसे ही मिल जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, इस 4 यूनिट को बहुत अच्छे से आपको कवर करके जाना है। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।